नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हम विदिशा से एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने करीब 500 बच्चों को शिक्षा और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदिशा के मनोज कौशल जी की। मनोज कौशल जी लंबे समय से छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो पन्नी बीनने का काम करते हैं या फिर भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं। ऐसे सभी बच्चों की जिम्मेदारी इन्होंने उठा रखी है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। सर, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि ये इसमें और आपको आगे काम करना चाहिए? एक्चुअली प्रेरणा तो ये कि आज से करीब 20-25 साल पुरानी बात है कि मैं उज्जैन में उस समय काम करता था। जी जी। तो उस समय काम करते हुए मैं अपने काम करके जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक देखा कि थोड़ा सा वहाँ पे जो एक ओवरब्रिज था, उस ओवरब्रिज से कुछ मजदूर आदमी था, वो ठेले को दगा रहा था। वो एक्चुअली उस गर्मी में अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी उसको चलाने में। जी जी। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी कुछ हेल्प की जाए। मैंने उसको ठेले को उसको दबवाया, उसको ऊपर तक चढ़ाया और फिर नीचे तक लेके आया उसको। फिर उससे बात की तो मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई, उसको भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई ने हमारी हेल्प की। और उस दिन मुझे लगा कि दूसरों की हेल्प करने से बड़ा अच्छा फील होता है। अपन को तो अच्छा लगता है, ये दूसरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो पूर्व उस समय से मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जाए कि लोगों के लिए, जहाँ लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कत परेशानी है, उन परेशानियों से दूर करने के लिए हमने ये काम शुरू करने की कोशिश की। और चूँकि मैं शिक्षा से शुरू से जुड़ा रहा हूँ तो मुझे लगा कि शिक्षा एक सबसे अच्छा साधन है जो बच्चों की भविष्य को लेके और उनको जीवन को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। वैसे कई बार ऐसे आपको विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्सर जो गरीब बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उनका ज़्यादातर कहना रहता है शिक्षा में क्या रखा है, और शिक्षा से अगर बेरोजगार की तरफ जाओगे तो थोड़ा पेट का भी भरण पोषण होगा। तो ऐसा कभी उनके पेरेंट्स का विरोध का सामना करना पड़ रहा? हाँ रुद्र जी, इसमें है क्या कि ये जो परिवार हैं, जिस परिवारों के बीच में स्लम एरिया, विदिशा का एक स्लम एरिया का क्षेत्र है, करीब 4 बस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें हम इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उनमें समस्या सबसे बड़ी रोजगार को लेके है जी। तो होता क्या है कि इनके पेरेंट्स जो रोजगार कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि भाई एक हाथ की बजाय 4 हाथ होते हैं, 4 से 6 हाथ होते हैं। तो वो अपने परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं उनको शिक्षा की बजाय वो अपने काम में उनको लगा लेते हैं। और जब उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो उनकी बात ये होती है कि भाई हमारे बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो हम अकेले इतना काम नहीं कर सकते कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो उसमें ये समस्या तो है, ये लोग अपने बच्चों को जो ये काम कर रहे होते हैं मजदूरी वाला, उसमें ये लोग साथ में ले लेते हैं, उनके साथ करवाते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा विरोध होता है, लेकिन कुल मिला के ये कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता है उनको, तो वो समझ जाते हैं कि भाई शिक्षा का महत्व है और इससे आगे उनका परिवार सही होगा। तो बहुत सारे परिवार हैं जो इस बात को समझ जाते हैं। कभी कभी कुछ परिवार होता है। अच्छा, दूसरा एक और कि किसी भी कार्य के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, उसके बिना कोई भी गाड़ी आगे तो नहीं होती, नहीं बढ़ती। तो इसमें धन की व्यवस्था कहाँ से होती है? एक्चुअली जब हमने ये काम शुरू किया तब तो हमारे जो समिति के सदस्य हैं, हम 7 लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई थी, सफल शिक्षा सेवा समिति के नाम से। तो शुरुआत हमने महलघाट, विदिशा में एक महलघाट की जगह है नदी किनारे जी, वहाँ पे हमने करीब 60 बच्चों को लेके अपना ये काम शुरू किया था। तो 60 बच्चोों के लिए हमने जो भी हमारे जो समिति के सदस्य थे सबने मिलके एक छोटा सा फंड बनाया था। उस फंड से हमने उन बच्चों को सर्वे के बाद जो बच्चे निकले 60-65 बच्चे, उनको हमने कॉपी, पेन, किताब ये सब उनको प्रोवाइड कराई, उनके स्कूलों में नाम लिखवाए और नाम लिखा के फिर हम लोग और भी बस्तियों में इस तरह का हमने सर्वे किए। और सर्वे करने के बाद फिर हमने और उन बच्चों को भी स्कूल में उनको एडमिट किया। जब ये देखा कि भाई काम बढ़ रहा है तो शहर के लोगों की भी नज़र पड़ी उसके ऊपर जी। तो उसमें विदिशा के जो और जो समाज सेवी हैं उन्होंने हमारी सहायता करना शुरू की जी। तो उससे फिर बच्चों का काम जो एजुकेशन को लेके उनकी जो फीस वगैरह होती है या उनका कॉपी पेन किताब है, उसका समस्या ज़्यादा फिर आनी ख़त्म हो गई, उतनी कोई समस्या रही नहीं जी। अच्छा, जैसे विदिशा से 2 बड़ी शख्सियत बच्चों का नेतृत्व करती हैं, कैलाश सत्यार्थी जी हैं और प्रियंक भाई भी हैं। तो इनसे आपकी कोई अपील ऐसी रही है कि या अपील करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के माध्यम से? नहीं, उसमें ऐसा है रुद्र भैया कि प्रियंक सर का तो मुझे हमेशा सहयोग मिलता है कि कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनको ही लगाता हूँ। उन्होंने भी मेरे से बोल रखा है कि भाई जो भी अगर किसी तरह बच्चों को लेकर कोई समस्या आती है तो वो आप हमें बताएं, तो जो भी समस्या आती है और कहीं अगर विदिशा में वो सॉल्व नहीं हो रही होती तो मैं उनको जरूर इन्फॉर्म करता हूँ और उनका सहयोग मुझे मिलता है। अच्छा, इन पूरे जब से आप 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो जो आपके दिल से सीधा जुड़ गया हो कि ये बच्चे का आया था और वो आपकी यादों में वो चीज़ है?
अब चूँकि ये बच्चे ऐसे हैं कि उम्र में बड़े हो गए हैं लेकिन इसके बाद भी स्कूल नहीं जाते, ऐसे हैं 2-3 बच्चे ऐसे थे जो उम्र में ज़्यादा थे लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। जी तो उसमें हुआ कि मैंने उनको शुरू से ही पढ़ाना शुरू किया। आप कहें तो मैं बच्चों के नाम भी बताऊं मैं आपको, एक हमारा है रितेश आदिवासी है जी वो बच्चा करीब 12 साल का था जब मैं वहाँ काम शुरू किया और वो बच्चा स्कूल नहीं जाता था। जी तो मैंने उसको शुरू से पढ़ना लिखना सिखाया। कक्षा 1-2 के बच्चे होते थे उनको मैं पढ़ाता था जी और जब वो 5वीं 6वीं वाले बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो वो 5वीं 6वीं वाले बच्चों को जो मैं पढ़ाता था वो बच्चा वो सीख जाता था। तो पहले हमने उसको कक्षा 1 में नाम लिखाया, कक्षा 1 से 3 में, 3 से सीधा चौथी में और चौथी से 5वीं 6वीं में आया। इस साल वो कक्षा 6 में है। जी तो ये कि उनमें बच्चों को अगर उनको उनकी जो क्षमता होती है उनको पहचान के अगर काम किया जाए जी जी तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उस बच्चे में काबिलियत है उसमें। जी जी। दूसरा एक और, जैसे गवर्नमेंट भी बच्चों के लिए करे तो आपकी तरफ से क्या है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आप उन बच्चों के बीच रह रहे हैं तो आपको उससे थोड़ा सा सही तरीके से आपको मालूम होगा कि क्या बच्चों के लिए अब गवर्नमेंट कर सकती है। जी जी सही बात है। एक्चुअली है क्या कि मैं जब से ये काम कर रहा हूँ तो मैं शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ और इस तरह के और विभाग हैं जो बच्चों से संबंधित हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये माता पिता की स्थिति की वजह से बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित होती है जी और उस प्रभाव की वजह से होता ये है कि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर नहीं पाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो मजदूरी के लिए ये परिवार इनके बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स जब बाहर चले जाते हैं तो ये बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाते हैं क्योंकि इनके कोई स्थायी रहवास इनका होता नहीं है, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले होते हैं। तो जब ये बच्चों को ले जाते हैं तो इनकी जो स्कूल में अगर नाम भी लिखे होते हैं तो फिर बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते हैं और अभी परीक्षा के समय हमें ये समस्या का सामना करना पड़ा। तो उस समय मैंने अभी जो अपना नई शिक्षा नीति आई जो 2020 उसमें सुझाव मांगे गए थे कुछ लोगों से, जनता से। तो उसमें हमारी सफल शिक्षा सेवा समिति ने भी सुझाव दिया हुआ था। उसमें यह था कि इन बच्चों की जवाबदारी सरकार को उठानी चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं घुमंतु जाति के, इनकी रहवासी स्कूल हों, रहवासी छात्रावास हों जहाँ पे ये बच्चे रह पाएँ और अपने जो परिवार का वातावरण है उससे दूर रह के ये पढ़ पाएँ। जी तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको इस तरह के स्कूल बनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस तरह के स्कूल बनाने की। सरकार से तो मैं ये अपेक्षा करूँगा कि इन बच्चों की जिम्मेदारी पालकों पर ना छोड़ के सरकार अपनी इनकी जिम्मेदारी खुद ले, जी तभी कुछ समस्या का समाधान होगा। ठीक है। तो आज खास मुलाकात में हमारे साथ थे विदिशा से मनोज कौशल जी, जिन्होंने बच्चों का जो है निचले स्तर पर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का और भरण पोषण की जिम्मेदारी उठा रखी है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।